वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली डेरिवेशन ऑफ मार्केट डिमांड की हम आज बात करेंगे। एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्चुअल बेसिस होती हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उस डिस्कशन को हम वाइडर करेंगे इस कंडीशन के अंदर कि हमें ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमारा जो पैटर्न ऑफ डिस्कशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। बेसिकली डेरिवेशन क्या होती है, जो जितनी भी टोटल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही होती है मार्केट के अंदर, उसका जो कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है वो इम्पैक्ट कहला रहा होता है आपका मार्केट डिमांड। देखिए जी, मार्केट डिमांड में जितने कंज्यूमर आपका बढ़ा रहा होता है, कंज्यूमिंग बढ़ा रहा होता है, कंजप्शन बढ़ा रहा होता है, तो वहाँ ऑलमोस्ट जो कंज्यूमर है उसके एक बैकग्राउंड पे एक ऐसा सिस्टम बन रहा होता है जिस सिस्टम से वो जो है आपकी कैपेसिटी को बढ़ा रहा होता है, प्रोड्यूसर की तमाम प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा होता है। बेसिकली ये परचेजिंग पावर भी डायग्नोज की जा सकती है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसको मार्केट डिमांड कहते हैं। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट कर्व होते हैं जिससे हम इसको डायग्नोज करते हैं डिमांड को। देखें, सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। देखिए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या कंडीशन है कि हमारे पास ये सिस्टम होता है कि जब हमारे इंडिविजुअल यानी हमारा जो कंज्यूमर है उसकी सारिफ की जो ज़रूरियात हैं वो कितनी है, ठीक है, वो किस किस चीज़ को ले रहा है। अच्छा, और हम ये करते हैं कि इसके अंदर एक बंदे की जो ख़रीदने की या परचेजिंग पावर है वो कितनी है, हम इसको डायग्नोज करते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए हम करते ही हैं कि हम जितनी भी प्रोडक्ट वो ख़रीद रहा होता है डिफरेंट प्राइस लेवल्स के ऊपर, जबकि उसके तमाम जो फैक्टर्स हैं वो उसे कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो कर्व है वो किस तरह से बैठ रहा है या किस तरह से हम डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं या कौन सी डिमांड हमारी हाई हो रही है। फिर हॉरिजॉन्टल डिमांड है। हॉरिजॉन्टल डिमांड में क्या करते हैं कि हम मार्केट डिमांड कर्व को लेते हैं और उसको इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि उसको हॉरिजॉन्टली समोशन कर लेते हैं, यानी तमाम जो प्रोडक्ट्स बिक रही थी उनको सम कर लेते हैं और सम करके उसके बाद एक उसका एनालिसिस देते हैं। तो ये हमारा जो लेवल होता है, इससे हम क्या करते हैं, इससे प्राइस लेवल को डायग्नोज भी कर सकते हैं और हमें ये पता चल जाता है कंज्यूमर इस प्राइस पर ये चीज़ खरीदना चाह रहा है। इस कर्व को ड्राइव करने के लिए हम कैसे ड्राइव करते हैं ये बात कर लेते हैं कि इसको ड्राइव कैसे करते हैं। देखिए जी, पहले हम क्या करते हैं, तमाम जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यानी आपकी ए बी सी जो सारिफ हैं उनकी कंज्यूमेशन किस किस गुड्स की है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा कंज्यूमर, फिर हम कंज्यूमर की जो इंडिविजुअलिटी होती है उसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग करने के बाद हम उससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा जो डिमांड सेक्शन है, ये डिमांड फंक्शन है, वो कहाँ जाकर खड़ा होगा या हम कहाँ एलोबरेट कर पाएंगे। देखिए, बेसिकली होता ये है, जब हम उसकी सिंगल डिमांड निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन क्लियर हो जाती है कि हमारा सिस्टम कहाँ चल रहा है। फिर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि 3 कंज्यूमर हैं और 3 कंज्यूमर के पास क्या हो रहा है कि उनका जो 3 कंज्यूमर्स का है उनका डिमांड फंक्शन एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होगा। तो हम उसको किस तरह से डोनेट करते हैं, हम उसको 1, 2 और 3 करके अलग अलग इंडिविजुअल डिमांड डोनेट करते हैं। तो जो हमारे ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाती है वैल्यूज़ की। अब हम आपसे इसी में डेरिवेशन में मज़ीद क्या करते हैं, हम ये देखते हैं तमाम जो क्वांटिटीज़ डिमांड की जा रही होती हैं, ठीक है, डिमांडेड क्वांटिटीज़ होती हैं, उन क्वांटिटीज़ को एक खास प्राइस लेवल के ऊपर डायग्नोज करते हैं। फिर उस प्राइस लेवल को क्या करते हैं, मुख्तलिफ चेंजिंग प्राइस लेवल के ऊपर देखने के लिए मार्केट डिमांड कर्व को यूज़ करते हैं। अब मार्केट डिमांड कर्व से क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, जो हमारी प्राइस लेवल होती है गिवन प्राइस लेवल, उससे हम प्राइसेस को रेज करते हैं, यानी हम प्राइसेस को फ्लक्चुएट करते हैं। जब वो प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक रिजल्टिंग फॉर्म में आ जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो अगर हमें कभी भी इसको डायग्नोज करना हो तो हम इस प्रोसेस को अगेन डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर रिपीट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डेरिवेशन होती है वो बेसिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में आसानी हो जाती है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि एक कंज्यूमर है, उसने क्या किया, उसका नाम ए है और एक का नाम बी है। 2 कंज्यूमर हैं। अब वो 2 जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 और 2 चीज़ों को परचेज़ किया। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है, 1 और 2 2 चीज़ें हैं। अब इनको जो परचेज़ किया गया है, जो 1 की क्वांटिटी परचेज़ की गई है एक गिवन प्राइस लेवल पर, वो हमारी क्या है, वो हमने एक जगह नोट कर ली, ठीक है। जब हमने दूसरी जगह देखा तो हमने जो 2 की प्राइस लेवल पे जितनी डिमांडेड क्वांटिटी हुई है, यानी जितना कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है, उसको नोट कर लिया। अब क्या किया हमने, इनको मार्केट डिमांड कर्व से क्या किया, ऐड कर दिया, इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करा। जब इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करा तो हमारे पास क्या हुआ, बिल्कुल फाइनल एक रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया कि हमें समझ में आने लगा कि हमारी जो प्राइस पहले थी उसके बाद अब प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन बोथ को जो है
एडअप किया। जब एडअप किया तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास मार्केट डिमांड फंक्शन के थ्रू जो हमने मदद ली, मार्केट डिमांड फंक्शन जो हमारे पास है उससे हमने क्या किया, तमाम क्वांटिटीज़ को जब जमा करा तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया। अगर बात करते हैं इसको ग्राफिकली कैसे दिखाना है या कैसे शो कराना है, तो देखिए पहले तो आप देख लें, आपका ने क्या किया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व को एक ही ग्राफ के ऊपर डोनेट कर दिया, ग्राफ पेपर के ऊपर डोनेट कर दिया, सेम ग्राफ पेपर के ऊपर। फिर उसी के अंदर आपने क्या किया, आपने सम किया तमाम हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व को, ठीक है, तमाम हॉरिजॉन्टल कर्व जो थे जिनका डिस्टेंस बन रहा था, क्वांटिटीज़ के जो डिस्टेंस बन रहे थे उनको भी सम किया आपने। और सम करने के बाद इसको भी इसी ग्राफ के ऊपर प्लेस किया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो आपका मार्केट डिमांड फंक्शन है और जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है वो दोनों के दोनों सेम हो रहे हैं। बेसिकली ये एक एनालिसिस टूल है, इसको हम एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने के लिए जब हम स्टैटिकल डाटा को प्रिपेयर करते हैं तो ये प्रिपरेशन हमारा बहुत ज़्यादा काम आती है। अब हम बात करते हैं कि किस बात से मार्केट डिमांड पर जो है वो इफेक्ट पड़ते हैं, या फैक्टर्स क्या हो सकते हैं मार्केट डिमांड के जो इफेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड को। सबसे पहली चीज़, आपकी किसी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो ऑलमोस्ट लोग उसकी जगह उसकी अल्टरनेट गुड को यूज़ करना शुरू करते हैं, जिसे हम सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं, ठीक है। इससे आपकी मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, आपका जो इनकम होता है वो कंज्यूमर की अगर कम हो जाए, जैसे आपका लेबर क्लास आजकल पिसा हुआ है, अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर देखते हैं तो लेबर क्लास के पास बहुत कम अर्निंग्स के मौके हैं, तो वो क्या होता है कि वहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, तीसरी बात यहाँ पर होती है कि प्रेफरेंस। अब आपका क्या होता है कि जैसे मेरा टेस्ट चेंज हो गया, मेरा जायका चेंज हो गया, मैंने कोई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चेंज कर ली, तो उस वजह से भी हमारी डिमांड पर फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि अच्छा, दूसरी चीज़ उसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि जी आपकी जो प्राइस है वो उस गुड के हिसाब से ठीक नहीं है। जैसे आपने 50 रुपए की गुड रखी हुई हो, 50 रुपए की गुड नहीं है, वो जो है वो हो रही है 100 रुपये की, उसकी क्वालिटी जो है, क्वांटिटी जो है वो 25 रुपये वाली है और आपने उसे 50 रुपये करा हुआ, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये मार्केट की डिमांड को। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास डेमोग्राफिक रेशो नहीं है कि आपकी चीज़ों को ख़रीदा जाए। जैसे आप देखें ना, अगर हम मिसाल देते हैं किसी अपने इंडिया की, तो इंडिया में क्या होता है, वहाँ हर किस्म की जो है वो प्रोडक्ट चल जाती है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ कंज्यूमर बहुत है, कंजप्शन बहुत है, तो जो भी चीज़ वहाँ डाली जाती है तो उसमें आपको प्रॉफिट या बेनिफिट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब इससे असर क्या पड़ता है, ये जो हमने आपको बताया फैक्टर्स, इस फैक्टर्स को बताने की बेसिक वजह ये थी कि मार्केट डिमांड जो है बहुत ज़्यादा शफल हो जाती है जब हम इन तमाम मामलात को देखते हुए चलते हैं। जगह इन मामलात को देखते हुए चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो मार्केट डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कर्व होता है मार्केट डिमांड कर्व वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसे बात करते हैं चेंजेस की, तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो आपकी जो प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी वो कम हो जाती है, उसकी कंजप्शन कम हो जाती है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिमांड कर्व की, तो देखें सिंपल सी बात है कि अगर वो राइट इंडिकेटेड करता है, सही जा रहा है, हायर वे में जा रहा है, तो वो तो बेहतर है। लेकिन जब आपकी डिमांड और कंजप्शन डिस्टर्ब होगी तो ये ऑटोमेटिक इफेक्ट करेगी, आपकी जो मार्केट इफेक्टेड होंगे उसके ऊपर आपकी इफेक्शन डील करेगी। ठीक है स्टूडेंट, आपको जो ये आपको पढ़ाया गया है, यानी जो मार्केट डिमांड, डेरिवेशन ऑफ मार्केट डिमांड है, इसलिए पढ़ाई गई है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली फोकस्ड वे में क्वेश्चन जाना जाता है और पूछा भी जाता है आपके एग्जामिनर्स की जानिब से। लेकिन इसका एग्जामिनर से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ जब आप बीइंग इकनॉमिस्ट आप किसी जगह अपना कोई रोल प्ले करते हो इकनॉमिस्ट की हैसियत से, तो ये वहाँ बहुत ज़्यादा आपको काम आता है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा लेवल बनता है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें गेन करने का मौका मिलता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर यहाँ हम इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है वो किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है, किस तरह से डील किया जा रहा है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग नॉर्मल जनरल अगर हम देखते हैं तो हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि स्टूडेंट से कैरी नहीं कर पाते। तो इसलिए इसको चाहिए कि इसको समझें बहुत अच्छे से, क्योंकि डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व के बाद आपको बाकायदा आप बीइंग इकनॉमिस्ट अपने आप को कहीं इंट्रोड्यूस करा सकते हैं।